हेलो दोस्तों, वेलिज्म अकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपी टेट 2021 के लिए पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आपके यूपी टेट एग्ज़ाम में पर्यावरण सब्जेक्ट दे रखा है, लेकिन इसके अंतर्गत आपसे भूगोल, सामाजिक से संबंधित, साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन और सारे टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि कहने को सिर्फ पर्यावरण है, लेकिन सारे सब्जेक्ट आपसे इसमें पूछे जाते हैं जो कि जीके में आते हैं। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा गया है। तो वीडियो के लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, हरे पौधे होते हैं। ऑप्शन आपको बताना है कि हरे पौधे कैसे होते हैं। ऑप्शन ए है स्वपोषी, ऑप्शन बी परपोषी, ऑप्शन सी मृतजीवी या फिर ऑप्शन डी परजीवी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वपोषी। दोस्तों, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। आपको पता है कि हरे पौधे स्वपोषी होते हैं क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परपोषी किन्हें कहते हैं? जो स्वपोषी से या फिर दूसरे जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें हम परपोषी कहते हैं। जैसे मनुष्य खुद इसका एक एग्जाम्पल है। अगर हम बात करें यहाँ पे मृतजीवी की, तो याद रखिएगा कि ऐसे जीव जो मृत जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें हम मृतजीवी कहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कवक के बारे में, तो कवक भी एक मृतजीवी है। जीवाणु भी एक मृतजीवी है, लेकिन याद रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर विषाणु जो है वो मृतजीवी नहीं है। क्यों? क्योंकि विषाणु को आपको पता होना चाहिए कि विषाणु जो है वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। ठीक है ना। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो विषाणु है वो विषाणु जब किसी मृत जीव पे जाएगा तो वो जीवित नहीं हो सकता। क्यों? आखिर आपको ये जानना जरूरी है कि भाई वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच के कड़ी क्यों कहा जाता है। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि जब कभी वायरस जो है किसी भी लिविंग ऑर्गन में प्रवेश करता है तभी जाकर वो क्या करता है, एक्टिव होता है। ठीक है ना। इसीलिए वायरस जब मृत जीव पे जाएगा तो उसमें जाके वो एक्टिव हो ही नहीं पाएगा। इसका मतलब तब तक तो वो निर्जीव रहेगा और ना ही उसका अपघटन वो कर पाएगा। लेकिन अगर वो किसी लिविंग थिंग में, जैसे कि कोई इंसान अगर जिंदा है उसमें प्रवेश करेगा तो वहाँ पर जाकर वो एक्टिव हो जाएगा। इसलिए इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, पौधों में श्वसन क्रिया होती है। ऑप्शन आपके सामने है, केवल रात में, केवल दिन व रात दोनों में, या फिर केवल प्रातःकाल में। आपको बताना है कि पौधों में श्वसन क्रिया कब होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिन और रात दोनों में। दोस्तों, पौधों में श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में होती है। अगला क्वेश्चन, संक्रामक रोग है। आपको बताना है कि इनमें से संक्रामक रोग कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है, मधुमेह, कैंसर, एड्स या फिर सूखा रोग। तो सबसे पहले हमको जानने की ज़रूरत है कि भाई संक्रामक रोग कौन से होते हैं। संक्रामक रोग उन्हें कहते हैं जो किसी दूसरे जीवों से संक्रमित होने पर फैलते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि भैया यहाँ पर जो एड्स है, एड्स एक HIV वायरस से फैलता है। तो अगर कोई वायरस, बैक्टीरिया या फिर एल्गी या फिर फंजाई इन सब से फैलता है, यानी कि किसी बाहरी कारक से कोई भी अगर रोग फैलता है तो उन्हें हम संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बात करूँ भाई मधुमेह रोग, तो आपको पता है कि इंसुलिन की कमी से, अगर बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो हमें मधुमेह यानी कि भैया शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये किसी बाहरी कारक के कारण जो है वो संक्रमित होने वाली बीमारी नहीं है। कैंसर की बात करूं तो कैंसर भी किसी बाहरी कारक से ना होने वाली बीमारी है। सूखा रोग भी जो है वो किसी बाहरी कारक से, जैसे कि कोई कवक, जैसे कि कोई जीवाणु, जैसे कि कोई विषाणु से फैलने वाला रोग नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर सही होगा, एड्स, जो कि HIV वायरस से फैलता है। अगला क्वेश्चन, कीटभक्षी पौधे कहाँ होते हैं। आपको बताने कि कीटभक्षी पौधे जो है वो जिस मृदा में उगते हैं वहाँ पे किसकी कमी होती है। ऑप्शन आपके सामने है, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, नाइट्रोजन की या फिर जल की। कीटभक्षी पौधे किस मृदा में उगते हैं। तो दोस्तों, कीटभक्षी पौधे क्या करते हैं, ये क्या करते हैं कि ऐसी जगह पर उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। और इसीलिए क्या करते हैं, वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। और छोटे मोटे कीड़ों मकोड़ों को जब ये खा लेते हैं तो उसके बाद इनमें से इनकी नाइट्रोजन की पूर्ति इनको हो जाती है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। आपको बताना है कि कहाँ पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। ऑप्शन आपके सामने, शांत घाटी, कश्मीर, सुरमा घाटी या फिर फूलों की घाटी।
तो सबसे पहली बात है कि जैव विविधता सबसे अधिक वहाँ पर पाई जाती है जहाँ पर सबसे अधिक तापमान होता है, जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये जो घटना होती है वो होती है शांत घाटी केरल में, इसीलिए भारत में सबसे अधिक जैव विविधता शांत घाटी केरल में पाई जाती है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे कि भाई फूलों की घाटी कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर बी.एन. राव। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है, इन्हें आधुनिक युग का मनु भी कहा जाता है। साथ ही साथ याद रखिएगा कि इनकी एक फेमस पुस्तक है, वो है प्रॉब्लम ऑफ रुपीस। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है, यानी कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है, गोदावरी, कृष्णा, महानदी या फिर गंगा। तो दोस्तों अगर आपसे कहे कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा। अगर आपसे कहे कि भाई दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो है गोदावरी। अगर आपसे कहे कि भैया दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है, तो वो गोदावरी को कहा जाता है। और अगर आपसे कहे कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो वो किसको कहते हैं, कावेरी नदी को कहा जाता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्कटिक महासागर। दोस्तों आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है क्योंकि भैया ये ध्रुव में पाया जाता है, और ध्रुव में पाए जाने की वजह से इसमें सिर्फ और सिर्फ बर्फ होता है, और बर्फ से ढके रहने की वजह से इसको छिपता हुआ महासागर जो है वो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है, यज्ञाशय, यकृत, पीयूष या फिर थायराइड। तो दोस्तों अगर आपसे कहे कि भाई मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत। अगर आपसे कहे कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो याद रखिएगा वो है थायराइड। अगर आपसे कहे कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो वो है पीयूष ग्रंथि। और अगर आपसे कहे कि अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है, तो वो एक मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है ना। यानी कि मिश्रित ग्रंथि कहने का मतलब इसमें से एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों निकलते हैं, इसलिए इसे अग्नाशय को एक मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, 16 सितंबर, 7 दिसंबर, 30 मार्च या फिर 22 अप्रैल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 16 सितंबर। दोस्तों 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। और याद रखिएगा कि ओजोन जो परत होती है वो हमारे समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में, वायुमंडल में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन आपके सामने 1982, 1986, 1992 या फिर 1996। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। और अगर आपसे कहे कि भाई वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1972 में आया था। अगर आपसे कहे भी वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1980 में आया था। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चावल को पॉलिश करने पर निम्न में से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, थायरॉक्सिन या फिर थायमिन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन डी, थायमिन। अब बताते हैं कि भाई ऑप्शन डी यहाँ पर क्यों होगा। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहली बात तो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है थायमिन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सारे विटामिन के नाम कौन कौन से हैं। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमिन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफिरॉल और विटामिन के का फिलोक्विनोन, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि चावल में जो है वो विटामिन वी होता है। चावल को धोने पर विटामिन वी नष्ट हो जाता है, चावल को पॉलिश करने पर विटामिन बी नष्ट हो जाता है। और चूंकि यहाँ पर आपसे पूछा है कि चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है थायमिन। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 11 जुलाई को मनाया जाता है। आपको बताना है कि 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या फिर विश्व जल दिवस।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व जनसंख्या दिवस। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि भाई 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। अगला क्वेश्चन, वन्य प्राणी सप्ताह प्रति वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, नवंबर के प्रथम सप्ताह, अगस्त के प्रथम सप्ताह, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह या फिर जुलाई के प्रथम सप्ताह। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, 1, 2, 3 या फिर 4। तो दोस्तों, मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, जिनमें 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, 4। अगला क्वेश्चन, जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता, ऑप्शन आपको बताना है कि बढ़ती है या फिर घटती है या फिर स्थिर रहती है या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको मैं क्वेश्चन बता दूं कि जैसे आपके सामने ये पृथ्वी है और अगर हम इस ध्रुव से, ये जो है ध्रुव है ये और ये ध्रुव है और बीच में भूमध्य रेखा है, अगर हम इस जगह से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता बढ़ती है या फिर घटती है, आपको बताना है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ती है। क्यों? दोस्तों, मैंने आपको इससे पहले भी कहा था कि सबसे अधिक जैव विविधता वहीं पर पाई जाती है जहाँ सबसे अधिक जो है वो वर्षा होती है और जहाँ पर सबसे अधिक तापमान होता है। आपको पता है कि भैया जो भूमध्य रेखा है वो पृथ्वी के बीच में है और यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसलिए यहाँ पे सबसे अधिक तापमान होता है। तो अगर हम ध्रुव से अगर हम भूमध्य रेखा की ओर बढ़ेंगे तो हमारी जैव विविधता की मात्रा बढ़ेगी, ठीक है ना। मैंने इससे पहले आपसे क्वेश्चन में बताया था कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता शांत घाटी केरल में पाई जाती है और आपसे कहे कि विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिएगा अमेजन की खाड़ी में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है कि भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है। ऑप्शन आपके सामने है, सिस्मोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, टोमोग्राफ या फिर पॉलीग्राफ। दोस्तों, आपको पता ही होगा इसका आंसर, भूमध्य की तरंगों को सिस्मोग्राफ के द्वारा निरूपित किया जाता है। अगर आपसे कहे किस पैमाने पर मापा जाता है तो रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। और अगर आपसे कहे कि भैया भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सिस्मोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपके सामने है, बाघ के लिए, भालू के लिए, एक सींग वाले गेंडे के लिए या फिर हंगुल के लिए। तो दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है असम में। और अगर हम बात करें ये किसके लिए फेमस है, तो याद रखिएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। और अगर आपसे कहे कि भाई सबसे अधिक बाघ के लिए फेमस कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो वो है बांधवगढ़, सिमरिया, मध्य प्रदेश। और अगर आपसे कहे कि भी भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगर आपसे कहे कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो याद रखिएगा हेमिस हाई, जो कि जम्मू कश्मीर में है, ठीक है ना। इसके साथ साथ अगर आपसे कहे कि भी सबसे अधिक जो है वो तितली कहाँ पाए जाते हैं, तो बनरघट्टा कर्नाटक में पाए जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? ऑप्शन आपके सामने है, वरुण, बुध, शनि या फिर शुक्र। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शनि। दोस्तों, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह जो है वो टाइटन है और ये शनि का उपग्रह है, ठीक है ना। और याद रखिएगा सबसे अधिक उपग्रह जो है वो शनि के ही है। और ध्यान रखिएगा कि शनि ग्रह को काला ग्रह भी कहा जाता है। अगर आपसे कहे कि भाई किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है, तो वो भी शनि ही होगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने, प्रोफेसर बीरबल साहनी को, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को, प्रोफेसर MOP आयंगर को या फिर डॉक्टर V कुरियन को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। दोस्तों, अगर आपसे कहे कि भारत में हमें हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगर आपसे कहे कि भाई श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। और अगर आपसे कहे भाई विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन,
दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप हमें कमेंट के द्वारा देंगे। क्वेश्चन है बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन आपके सामने है राजस्थान, तमिलनाडु, असम या फिर उत्तर प्रदेश। आई होप आप सभी इसका आंसर जरूर सही देंगे। आप जरूर कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हम फिर से लौटेंगे एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते